डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। 3 राज्यों असम, केरलम, पुडुचेरी में हुई बम्पर वोटिंग। तीनों राज्यों में मतदान प्रतिशत ने तोड़े रिकॉर्ड। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान रहा शांतिपूर्ण। आम वोटर से लेकर बड़े नेता तक सभी ने जोश के साथ मनाया लोकतंत्र का जश्न। पीएम मोदी की बंगाल में हुंकार। पीएम मोदी की बंगाल को 6 गारंटी। कहा 4 मई के बाद टीएमसी से गुंडागर्दी का लेंगे हिसाब। पीएम ने ममता को घुसपैठियों और बलात्कारियों का संरक्षक बताया। वहीं कांग्रेस लेफ्ट को एक ही थाली का चट्टा बट्टा कहा। युद्ध विराम में लगा पलीता। लेबनान पर इजराइल ने किया सबसे बड़ा हमला। इजरायली हमलों में से एक दिन में 254 मौतें। नाराज ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट दोबारा बंद किया। ईरान ने कहा सीज फायर और जंग साथ नहीं चल सकते। लेबनान पर इजराइल के सबसे बड़े हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। सीज फायर में हिजबुल्लाह शामिल नहीं। वहीं सीज फायर की शर्तों पर जेडी वेंस ने भी खारिज किया शहबाज शरीफ का दावा। उधर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा ईरान से कभी भी युद्ध के लिए तैयार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। देश के 3 महत्वपूर्ण राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में आज विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया है। कुछ स्थान पर छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा। असम, केरलम और पुडुचेरी में एक ही चरण में वोटिंग से लोकतंत्र का ये महत्वपूर्ण पर्व अपने निर्णायक चरण में पहुंच गया है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 6 बजे तक चला। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। हजारों पुलिसकर्मी और केंद्रीय बल तैनात रहे। पुडुचेरी में मन्नादीपेट में पोलिंग बूथ पर कांग्रेस और भाजपा समर्थकों में झड़प हो गई। पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज भी किया। पुडुचेरी के सीएम रंगास्वामी वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ तक मोटरसाइकिल से पहुंचे। केरलम में पूर्व रक्षा मंत्री और कांग्रेस लीडर एके एंटनी ने तिरुवनंतपुरम में वोट डाला। उन्होंने मीडिया से कहा केरलम के लोग भाजपा को पसंद नहीं करते। पीआर श्रीजेश ने मतदान करने के बाद अपने परिवार के साथ फोटो शेयर की। उन्होंने कैप्शन में लिखा मेरा वोट, मेरी आवाज, मेरी जिम्मेदारी। मैंने तो कर दिया, क्या आपने किया? कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने जोरहाट के डीसीबी गर्ल्स हाई स्कूल में अपना वोट डाला। उन्होंने जीत का भरोसा जताते हुए कहा कि लोगों में भारी उत्साह है और वे लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हुए एक नए असम का निर्माण करेंगे। वहीं असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में मां कामाख्या मंदिर में पूजा की है। इसके बाद दोपहर में पत्नी के साथ उन्होंने जालूकवारी में वोट डाला। केरलम तिरुवनंतपुरम में एक्टर मोहनलाल ने भी वोट किया। केरलम भाजपा के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने तिरुवनंतपुरम में वोट किया। वे नेमम सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। लोग के बीच में जो लोगों के बीच में जो उनकी मुस्कान देख रहा हूँ, लोगों के आंखों में जो आशा देख रहा हूँ, लोगों की आवाज में जो बुलंदी आ रही है, लोग जिस प्रकार से निर्भय होकर अपनी बात रख रहे हैं, मेरा पूरा विश्वास है एक सशक्त, सबल और एक नए असम हमको आने वाले 4 तारीख को दिखाई देगा। कहाँ है ये कांग्रेस? क्या पार्टी है ये? मैं तो नाम भी नहीं सुना हूँ। क्या चीज बताइए तो थोड़ा। ठीक है, पवन खेड़ा ने बोला कि कौन सा पवन खेड़ा? वो तो भगोड़ा है। उनका रिप्लाई में क्यों देना है? कोई भी, अरे बोलने से अलग बात है। हम जैसा लोग हो ना, हम लोग आ ही जाता हूँ। बोलने वाला तो टीवी मिलने से फकत में फ्री में बोलने वाला तो बहुत लोग होगा। डरना अलग बात है। कितनी सीट के लिए आप कॉन्फिडेंट है इस इलेक्शन में? अभी मेरा लगता है आप लोग इतना दिन असम में घूमा, फिर मुझे ही पूछ रहा है, मतलब आप लोग कुछ नहीं देखा। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी पर बंगाल में बीते 15 वर्षों के शासनकाल में उद्योग को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि निर्मम सरकार में सिर्फ और सिर्फ यहां घुसपैठियों की फैक्ट्री फली फूली है।
हल्दिया में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि टीएमसी की निर्मम सरकार में सिर्फ घुसपैठियों के लिए फर्जी दस्तावेज बनाना और मवेशियों की तस्करी जैसे कामों का विकास हुआ है। मोदी ने आगे कहा कि ये इसलिए हुआ क्योंकि टीएमसी की राजनीति भय पर आधारित है। लेफ्ट और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बीते कुछ दशकों में बंगाल ने हर पार्टी पर भरोसा करके देखा है, पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट और फिर कांग्रेस, लेकिन ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन लोगों ने न सिर्फ बंगाल को धोखा दिया, उनके सपनों को मिट्टी में मिला दिया और उनके सपनों को कुचल दिया। प्रधानमंत्री ने आसनसोल की जनसभा में कहा कि चाहे आरजी कर हो या संदेश खली, टीएमसी हमेशा बलात्कारियों के पक्ष में होती है। उन्होंने ये भी कहा कि एसिड अटैक के मामलों में आज बंगाल सबसे आगे पहुंच गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 4 मई के बाद ये क्रूर सरकार जाएगी और भाजपा सरकार आएगी। इस क्षेत्र की हर समस्या का समाधान हमारी सरकार करेगी। पीएम मोदी ने बंगाल को 6 गारंटी दी है। पीएम मोदी ने कहा, भय के माहौल में आज लोगों को बार बार कानून से मदद मांगनी पड़ती है, लेकिन हमारी सरकार में आपको न्याय मिलेगा। बंगाल का फायदा पीएम से नफरत नहीं है। पीएम और सीएम दोनों मिलकर काम करें, इसमें ही दोनों का लाभ है। इसलिए बंगाल में डबल इंजन सरकार बहुत जरूरी है। मैं पश्चिम बंगाल को 6 गारंटियां देता हूं। मोदी की पहली गारंटी, टीएमसी ने भय फैलाया, सरकार और सरकारी सिस्टम को भय का माध्यम बनाया। भय की जगह भरोसा कायम करेगी, कानून पर भरोसा लौटाएगी। मोदी की दूसरी गारंटी, बीजेपी सरकार में सरकारी सिस्टम जनता की सेवा के लिए जवाबदेह होगा, अकाउंटेबल होगा। मोदी की तीसरी गारंटी, हर घोटाले, हर करप्शन और बेटियों के साथ हुए हर अन्याय, हर रेप केस की फाइलें खुलेगी। कानपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार पीडीए का वोट काटने का काम कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसके लिए पीडीए प्रहरी तैयार किए हैं, जिससे वोटों की सुरक्षा हो सके। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग बहुत कलाकार हैं और अंबेडकर की प्रतिमाओं को सबसे ज्यादा नुकसान भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। उन्होंने दावा किया कि कानपुर मेट्रो और पनकी पावर हाउस जैसे बड़े प्रोजेक्ट समाजवादी पार्टी की देन है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पहले कालीन भाई और कोडिन भाई सुने थे, लेकिन अब कानपुर में किडनी भाई भी मिल गए हैं। स्वास्थ्य विभाग पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में ऐसे घोटाले हो रहे हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जब सरकार ही कमीशन लेगी तो गुणवत्ता कैसे बचेगी। साथ ही उन्होंने यूपी की कानून व्यवस्था और नदियों की सफाई को लेकर भी सवाल उठाए हैं। चुनाव आयोग को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की और कहा कि अगर बंगाल में चुनाव आयोग हस्तक्षेप न करे तो वहां भय, हिंसा और प्रलोभन से मुक्त चुनाव संभव है। उन्होंने भरोसा जताया कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। बता दें कि अखिलेश यादव कानपुर में पूर्व में उनकी सुरक्षा में तैनात रहे स्वर्गीय लाला पहलवान को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। उनका फ्री इलाज होगा, एक भी पैसा नहीं लगने देगी सरकार। और मेरे साथी जो सवाल पूछा है इन्होंने, आप खुशी नाम को तो जानते होंगे, उसकी माँ बीमार थी, जो भाजपाई बड़ी बड़ी बातें करते थे। बताओ वो भाजपाई कहाँ है और वो अस्पताल कहाँ है जहाँ फ्री इलाज जाएगा। उनके परिवार की देखभाल और इलाज का काम अगर कहीं हुआ तो लोहिया अस्पताल में हुआ, और समाजवादी सरकार होती तो एक भी पैसा नहीं लगता, फ्री इलाज होता। तो ये जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि गरीबों को इलाज नहीं मिल रहा सरकारी अस्पताल में, एम्बुलेंस बर्बाद कर दी, पुलिस खराब कर दी। अब वो किससे? बुरे दिन जाने वाले हैं, जब सरकार जाएगी तभी बुरे दिन जाएंगे। अगली खबर, बोकारो में 4.29 करोड़ रुपए के ट्रेजरी घोटाले पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि हेमंत सोरेन की देखरेख में
चारा घोटाले से भी बड़ा घोटाला राज्य में चल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले हजारीबाग में 52 लाख ट्रेजरी के पकड़ाए थे। उन्होंने कहा कि ये बात के पीछे की बुनियाद ये है कि आग की रिपोर्ट में झारखंड में 2020 में 25 तक 11,000 करोड़ रुपए का कोई यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। भाजपा का मानना है कि ये 11,000 करोड़ के घोटाले का ही मामला है जो परत दर परत खुल रहा है। इसकी सीबीआई और जांच होगी और इसमें हेमंत सोरेन के जितने बड़े बड़े अधिकारी हों या लुटेरे हों वो जेल जरूर जाएंगे, उन्हें उनके पाप की सजा जरूर मिलेगी। इस मामले पर धनबाद सांसद डुल्लू महतो ने भी राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि हेमंत सोरेन अपनी निजी लोगों से अवैध माइनिंग करवा रहे हैं। उन्होंने बेरमो विधायक का नाम लिए बगैर कहा कि बालीडी साइडिंग से 2 नंबर का कोयला लगातार भेजा जा रहा है। सारा डीएमएफटी फंड का रुपया बेरमो में जमा हो रहा है। उनकी सरकार बनेगी तो गलत करने वाले जेल जाएंगे, ऐसा उनका कहना है। देखिए, आप तो जान ही रहे हैं कि वर्तमान समय में बोकारो का मामला नहीं, पूरे झारखंड प्रदेश को आप देख लीजिए। डीएमएफटी का फंड कहाँ से आता है? ये राज्य सरकार से उत्खनन होने के बाद जो इसका रॉयल्टी आता है वो जमा होता है। मगर अभी तो उत्खनन आप देख रहे हैं, चाहे पत्थर के क्षेत्र में चले जाइए, बालू के क्षेत्र में चले जाइए, कोयला के क्षेत्र में चले जाइए, ये राज्य सरकार अपने निजी लोगों से अवैध माइनिंग करवा रहा है। अवैध माइनिंग के चलते हमें लगता है कि जो डिपार्टमेंटल है, बीसीसीएल कोल इंडिया का जो डिपार्टमेंटल काम कर रही है, उसमें ज्यादा उत्पादन नहीं होने के कारण ये 400 करोड़ आया होगा। अवैध माइनिंग के दौरान अभी देख रहे हैं बाली डिसाइडिंग में जो बेधड़ले से प्रत्येक दिन 4 रेक 5 रेक कोयला, खास करके 2 नंबर कोयला ज्यादा मात्रा में जा रहा है। अगली खबर, केंद्र सरकार द्वारा झारखंड को पंचायतों के विकास के लिए भेजे गए 2,254 करोड़ रुपए को लेकर प्रदेश बीजेपी ने आभार जताया है। रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने कहा कि इतनी बड़ी राशि राज्य गठन के बाद पहली बार ग्रामीण विकास के लिए मिली है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है। भानु प्रताप शाही ने कहा कि राज्य की 4,342 पंचायतों को औसतन 52 लाख रुपए दिए गए हैं, जिनका उपयोग गांवों के विकास में पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से अपील की कि वे इन फंड्स के सही उपयोग की निगरानी करें और किसी भी तरह की अनियमितता न होने दें। इस दौरान उन्होंने पीएम आवास योजना की धीमी प्रगति को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा और अबुआ आवास योजना को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि फंड के उपयोग में किसी तरह की गड़बड़ी या कमीशनखोरी सामने आई तो बीजेपी कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे और आंदोलन किया जाएगा। प्रेस वार्ता में पार्टी के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। निर्माण कराने का काम किया था। उनका एक सपना था कि हम ऐसे झारखंड बनाएंगे जहां के गांव सुदृढ़ हो, समृद्ध हो, विकसित हो, गांव में बुनियादी सुविधाएं हो, और गांव जब सशक्त होगा तो झारखंड भी सशक्त होगा। इस सोच के साथ उन्होंने झारखंड का निर्माण करने का काम किया था। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद 10 सालों तक कांग्रेस की शासन केंद्र में रही। झारखंड के ग्रामीण विकास की हालत जर्जर थी। झारखंड के गांवों के खुशहाली के लिए कांग्रेस ने 2004 से 2014 तक कोई चिंता नहीं की। मुंबई के ठाणे जिले के उल्लासनगर से ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स खुद को आईपीएस अधिकारी बताकर महिलाओं को नौकरी का झांसा दे रहा था। आरोपी सीबीआई और पुलिस में नौकरी दिलाने के नाम पर सुशिक्षित बेरोजगार महिलाओं से लाखों रुपए वसूलता था। आरोपी की पहचान राजू पट्टेकर के रूप में हुई है, जो पुलिस की वर्दी पहनकर नकली आई कार्ड और खिलौना पिस्तौल के साथ लोगों पर रौब जमाता था। लंबे समय तक नौकरी न मिलने और पैसे वापस न करने पर महिलाओं को ठगी का एहसास हुआ, जिसके बाद उन्होंने उसे पकड़ने की योजना बनाई। जैसे ही आरोपी उनके हत्थे चढ़ा, महिलाओं ने उसे घेर लिया और जवाब न मिलने पर बीच सड़क पर उसकी जमकर पिटाई कर दी। बाद में उसे बिट्ठलवाड़ी पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से नकली वर्दी, फर्जी दस्तावेज और खिलौना पिस्तौल बरामद की है और अब पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है।
महाराष्ट्र के कल्याण रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पुणे सतारगाछी हमसफर एक्सप्रेस के प्रस्थान के दौरान एक 63 वर्षीय यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने के प्रयास में अचानक फिसलकर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया। ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ के प्रधान आरक्षक गजानन अंबोरे और एमएसएफ जवान विशाल जाधव ने स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए बिना देर किए दौड़ लगाई और यात्री को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उनकी इस त्वरित और साहसिक कार्रवाई से एक बड़ी अनहोनी टल गई। बचाए गए यात्री की पहचान अश्विनी कुमार बर्वे निवासी बिलासपुर छत्तीसगढ़ के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि वो चाय पीने के लिए उतरे थे और ट्रेन छूटने पर जल्दबाजी में चढ़ते समय उनका पैर फिसल गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और आरपीएफ जवानों की इस बहादुरी की स्टेशन परिसर में जमकर सराहना हो रही है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के नदगंज थाना क्षेत्र में वाराणसी हाईवे पर एक सड़क हादसा हो गया। नौसेरा के पास तीर्थयात्रियों से भरी एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस बस में करीब 50 यात्री सवार थे जो धार्मिक यात्रा से लौट रहे थे। जानकारी के मुताबिक सभी यात्री महाराष्ट्र के बुलडाणा जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो भुसावल से चित्रकूट अयोध्या होते हुए नेपाल की यात्रा पर गए थे और वापस वाराणसी की ओर आ रहे थे। इसी दौरान ये दर्दनाक हादसा हो गया। इस दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 22 से अधिक यात्री घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है, जहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी और प्रिंसिपल की निगरानी में उनका इलाज जारी है। ये थाना नंदगंज क्षेत्र में एक स्थान है नैसारा, वहाँ पे एक बस जो टूरिस्ट बस थी, बनारस नंबर की बस थी, वो दुर्घटनाग्रस्त हुई है। अभी प्राथमिक कारणों में ये समझ में आया है कि अनियंत्रित हो गई थी किसी कारण से बस और डिवाइडर पे टकरा गई, चढ़ गई, उसके बाद वो पलटा खा गई। इसमें जो लोग सवार थे उसमें एक महिला की दुखद मृत्यु हो गई है अब तक और लगभग 20 से ज्यादा घायल हैं जो यहाँ पे जिला अस्पताल में भेजे गए हैं। इनका उपचार चल रहा है। लगभग सभी की हालत सामान्य है। डॉक्टरों की, पुलिस की, प्रशासन की टीम लगी हुई है और सभी को व्यवस्थित इलाज दिया जा रहा है। बाकी इनका नाम पता वगैरह जानकारी की जा रही है। प्राथमिक जानकारी ये मिली है कि ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। और अगली खबर, लेबनान में इजराइल के हमलों में एक ही दिन में 254 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1165 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसके बाद देश में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। इजराइल ने लेबनान में कई जगहों पर एयर स्ट्राइक की है। इन हमलों में 254 लोग मारे गए हैं और 1165 लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेबनान की नागरिक सुरक्षा टीम के अनुसार मारे गए लोग लेबनान के बेरूत, बालबेक, हरमेल, निबाती, अली डिस्ट्रिक्ट, सिडोन और टायर के बताए जा रहे हैं। इजरायली हमले के बाद ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को दोबारा बंद कर दिया है। इससे पहले उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी थी कि अगर सीज फायर में लेबनान को शामिल नहीं किया गया तो ये समझौता टूट जाएगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ सीज फायर प्लान में हिजबुल्लाह शामिल नहीं है। इससे पहले ईरान ने अमेरिका को 10 पॉइंट का सीज फायर प्लान भेजा था। उसमें हिजबुल्लाह पर हमले रोकने की मांग की गई थी। तब इजराइल ने कहा था कि वो हिजबुल्लाह पर हमले नहीं रोकेगा। इस बीच सीज फायर को लेकर विवाद गहरा गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि लेबनान इस समझौते में शामिल नहीं है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाके में इजराइल के ताज़ा हवाई हमले में एक इमारत ढह गई। चियाह इलाके में हुए इस हमले के बाद तबाही का मंजर सामने आया। And Israel is stronger than ever. This is the bottom line of this campaign up until now. Let me say, there are still additional objectives for us to achieve, and we will achieve them either by agreement or by resumption of the fighting. We are ready to resume the fighting at any moment. Our finger is on the trigger. As you know, 2-week ceasefire has been announced between the U.S. and Iran. No, we were not surprised in the last moment, and I want to emphasize, this is not the end of the war. This is a step in order to achieve all the objectives.
ईरान ने अमेरिका पर सीजफायर की 3 अहम शर्तें तोड़ने का आरोप लगाया है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकेर गलीबाफ ने कहा कि अमेरिका ने 10 पॉइंट प्रस्ताव की बुनियादी शर्तों का उल्लंघन किया है। ईरान ने साफ कहा कि जिस आधार पर बातचीत होनी थी वही पहले ही टूट चुका है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब तक ईरान के साथ हुआ समझौता पूरी तरह लागू नहीं होता तब तक अमेरिकी सेना ईरान के आसपास तैनात रहेगी। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर चेतावनी दी कि अगर समझौते का प्लान नहीं हुआ तो फिर से गोलीबारी शुरू होगी, जो पहले से ज्यादा बड़ी, ताकतवर और विनाशकारी होगी। वहीं दूसरी तरफ भारतीय झंडे वाला एलपीजी टैंकर ग्रीन आशा 15,400 टन गैस लेकर भारत पहुंचा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पार कर ये जहाज नवी मुंबई के जेएनपी पर डॉक किया गया है। अमेरिका ने ईरान के साथ होने वाली अहम वार्ता के लिए अपनी टीम को इस्लामाबाद भेजने का ऐलान भी किया है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव के अनुसार अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, ट्रंप के एडवाइजर जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ इस बातचीत में हिस्सा लेंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका को कहा कि उसे सीजफायर और युद्ध में से एक विकल्प चुनना होगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट के मुताबिक ईरान ने हॉर्मुज़ खुला रखने और नया प्रस्ताव देने पर सहमति दी है। पहले का 10 बिंदु प्लान खारिज हो चुका था। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने साफ किया कि ईरान में यूरेनियम संवर्धन रोकना समझौते की अहम शर्त बनी रहेगी। 6 weeks ago, the president looked the American people in the eye directly, and he told them that he launched this operation to take out the imminent threat that was posed by Iran. And that threat has now been greatly destroyed. Their navy, their missiles, their defense industrial base, and their desire and their plan to build a nuclear bomb inside their country is no longer going to be allowed, can no longer happen, thanks to the remarkable success of Operation Epic Fury over the course of the last 38 days. That has been absolutely achieved, and now we're moving into the next phase of this, which is a negotiating period to put some fine points on this and to hopefully broker an agreement that can achieve long-term peace in the Middle East. फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।